हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है एडुकेयर एकेडमी बाय मनदीप मैम। आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस और थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी हैं। तो शुरू करते हैं क्वेश्चंस को बिना टाइम वेस्ट किए। और हाँ, ये सारे क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू PYQ, याद रखिएगा। शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है? ठीक है, तो वो है दोस्तों ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। और या कह सकते हैं मॉनसून फॉरेस्ट है, वो सबसे ज्यादा पाए जाते हैं इंडिया में। ये कहाँ डेवलप होते हैं? 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक जहाँ पर रेनफॉल होता है, ये वहाँ पर डेवलप होते हैं। ये अपनी लीव्स को शेड करते हैं, यानी कि गिरा देते हैं। कब गिरा देते हैं? समर्स के बिगिनिंग में। और इनका जो मैक्सिमम एक्सपेंशन है वो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। और इसके अलावा मध्य प्रदेश के अलावा ये हिमालय रेंज ऑफ गिरिपद में है, छत्तीसगढ़ में है, कर्नाटका, महाराष्ट्र, यहाँ पे भी ये वाले फॉरेस्ट पाए जाते हैं। आइए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस एक का कुल वन क्षेत्र न्यूनतम यानी मिनिमम टोटल फॉरेस्ट कवर है? तो दोस्तों आंसर है ऑप्शन सी, हरियाणा। अकॉर्डिंग टू फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021, जो हरियाणा है उसका जो स्टेट हरियाणा स्टेट है वो लीस्ट कवर करता है फॉरेस्ट एरिया को, और सबसे हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर करता है मध्य प्रदेश। हरियाणा करता है 1603 स्क्वायर किलोमीटर और मध्य प्रदेश करता है 77493 स्क्वायर किलोमीटर। आगे बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र जिस राज्य में पाया जाता है वह है। इन इंडिया द स्टेट विद द लार्जेस्ट एरिया अंडर वेरी डेंस फॉरेस्ट इज। तो दोस्तों अकॉर्डिंग टू फॉरेस्ट स्टेटस रिपोर्ट 2021, जो लार्जेस्ट एरिया अंडर वेरी डेंस फॉरेस्ट है वो है अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। दोस्तों डेंस पूछा है, ठीक है ना, तो अरुणाचल प्रदेश इज द राइट आंसर। उसके बाद आता है महाराष्ट्र, ये सेकंड नंबर पे है। फिर आता है छत्तीसगढ़, फिर आता है ओडिशा, फिर मध्य प्रदेश आता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मॉनसून की उत्पत्ति निम्नलिखित पवनों में किसके द्वारा होती है? तो मॉनसून जो है वो ओरिजिनेट किस से होता है, कौन से विंड से होता है? तो दोस्तों ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। साउथ वेस्ट विंड होती है जो, उससे जनरेट होता है इंडियन मानसून, और ये जून से सितंबर के बीच में होता है। थार का जो रेगिस्तान है उसके आसपास के इलाके में, नॉर्थ साइड के इलाके में भारतीय महाद्वीप के भूभाग ऑलमोस्ट गर्म हो जाता है, और क्या हो जाता है? लो प्रेशर जनरेट हो जाता है, और उसी को फिल करने के लिए इंडियन ओशन रैपिडली मूव्स करता है टुवर्ड्स सब कॉन्टिनेंट, यानी कि उप महाद्वीप की ओर बढ़ता है। और इसी टाइप की जो हवाएं हैं वो दक्षिण हिंद महासागर से चलती हैं। जब ये दक्षिण हिंद महासागर की ओर से चलती हैं तो ये कहाँ पर आती हैं? ये आती हैं नॉर्थ की तरफ आती हैं। इसीलिए जो विंड्स होती हैं उनको क्या कहा जाता है? दक्षिण पश्चिम से प्रवेश करने के ही कारण उसको दक्षिण पश्चिम या फिर साउथ वेस्ट विंड्स कहा जाता है। और ये जो विंड्स होती हैं ये मॉइस्चर को रिटेन करती है, और इसी के कारण रेनफॉल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का कर्कश करते हैं, जिसके कारण प्रवाहित होती है। ऑप्शन बी, साउथ वेस्ट मॉनसून। अभी मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4 में इसका एक्सप्लेनेशन दिया था कि जो मध्य सेंट्रल एशिया है और भारत के जो उत्तरी पश्चिम भाग है उसमें ज्यादा गर्मी होने के कारण लो प्रेशर जनरेट हो जाता है, और उसके ही रिजल्ट में साउथ वेस्ट मॉनसून प्रवाहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में मॉनसून का आगमन सबसे पहले होता है? तो दोस्तों केरला राज्य में, केरला स्टेट में मॉनसून का जो आगमन होता है सबसे पहले होता है। मॉनसून अराइज इन इंडिया फर्स्ट इन केरला, क्योंकि जो भारत है वो मॉनसूनी जलवायु का देश है, बिकॉज इसके बहुत सारे ज्योग्राफिकल एक्सपेंस है, पेनिसुलर शेप है इसकी, प्रेजेंस ऑफ ह्यूज माउंटेन्स रेंज है लाइक हिमालयाज, और बहुत सारे क्लाइमेट्स के अंदर विषमता देखने को मिलती है। इसी के कारण जो भारत है वो मॉनसूनी जलवायु का देश है। और भारत में 1 जून को सबसे पहले मानसून केरल में आ जाता है।
भारत का जो आधा भाग है वो शीतोष्ण कटिबंध यानी टेम्परेट जोन में सिचुएटेड है, बट हिमालय रेंजेस के कारण में क्या होता है, भारत में उष्ण और उपोष्ण यानी कि ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट भी पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 कथन है। 2 कथनों के आधार पर विकल्पों को चूज करना है। मलका जल डमरू मध्य हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के मध्य एक शिपिंग चैनल है और इरावदी नदी तंत्र का संबंध इंडोनेशिया से है। दोस्तों ऑप्शन 2 गलत है, स्टेटमेंट 2 गलत है। तो देखते हैं इसको ऑप्शन। देखिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। स्टेटमेंट 1 ठीक है और 2 इनकरेक्ट है। देखो जो मलका स्ट्रेट है वो हिंद महासागर और प्रशांत महासागर का एक शिपिंग चैनल है। ये देखो ये शिपिंग चैनल है और ये सबसे ज्यादा बिजी चैनल है और यही स्ट्रेट है जो अंडमान सागर को, हिंद महासागर में जो सिचुएटेड अंडमान सागर है उसको साउथ चाइना सागर से जोड़ता है। जोड़ रहा है ना इसको, तो इससे जोड़ता है और ये सबसे ज्यादा संक्रिय यानी नैरो सी रूट है और ये 800 किलोमीटर लॉन्ग है। ये बिजिएस्ट ट्रेड सी रूट है विश्व का और ये लोकेटेड है इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में। तो ऑप्शन 1 सही है कि मलका जो स्ट्रेट है वो शिपिंग चैनल है बिटवीन द इंडियन ओशन एंड पैसिफिक ओशन। और जो सेकेंड वाला स्टेटमेंट था वो क्या था कि इंद्रावती जो नदी तंत्र है वो उसका रिलेशन है इंडोनेशिया से, तो नहीं, उसका रिलेशन है म्यांमार से। ये देखिए इंद्रावती रिवर ये सिचुएटेड है म्यांमार में। इसको जीवन धारा भी कहा जाता है, इस नदी को जीवन धारा भी कहा जाता है। तो देखिए हमारा जो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट है ये ठीक है और सेकंड वाला गलत है क्योंकि ये इंडोनेशिया नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, म्यांमार आएगा, यहाँ पे इंडोनेशिया नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। बब अल मंदेब स्ट्रेट है जो, उसके लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये बताना है। ऑप्शन ए इट्स कनेक्ट्स रेड सी विद गल्फ ऑफ एदन। ऑप्शन बी इट इज सिचुएटेड इन बिटवीन सुडान एंड यमन। तो दोस्तों ये वाली बात ठीक है कि ये कनेक्ट होता है रेड सी से और गल्फ ऑफ अदन से, लेकिन ये सुडान और यमन में के बीच में सिचुएटेड नहीं है। ये देखो ये जो स्ट्रेट है बैब अल मंदेब है जो ये देखो ये इथोपिया और यमन के बीच में सिचुएटेड है और ये अफ्रीका है, ठीक है ना। तो ये जो पहला वाला है वो ठीक है, रेड सी और गल्फ ऑफ एदन की खाड़ी को जोड़ता है। देखिए दोस्तों ये रहा बैब अल मंडेब, ठीक है, ये स्ट्रेट है, ये यमन और ये इथोपिया ये अफ्रीका ये इसके बीच में है, ठीक है। ये रहा, ये देखो ये रहा अफ्रीका, इथोपिया, ये रहा रेड सी और यहाँ पे है गल्फ ऑफ एदन, ठीक है। तो ये इसको जोड़ता है। तो देखिए दोस्तों ये ऑप्शन ए सही है, बाकी ये सेकंड वाला स्टेटमेंट गलत है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोम्बोक जो स्ट्रेट है वो लोकेटेड है किसके बिटवीन, कौन से लैंड के बिटवीन में सिचुएटेड है। तो आंसर है दोस्तों बाली एंड लोम्बोक। आइए मैप में देखते हैं एक बार। ये देखिए ये रहा इंडोनेशिया, ये रहा बाली और ये रहा लोम्बोक और ये रहा लोम्बोक स्ट्रेट। ये जावा सागर को हिंद महासागर से भी जोड़ता है। ये इंडोनेशिया के बाली और लोम्बोक द्वीपों के बीच में सिचुएटेड है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रक्रम दीर्घ तरंग विकर्ण का भाग नहीं है। तो दोस्तों आंसर है परिकीर्ण। ये एक भाग नहीं है। दिस इज अ नॉट अ प्रोसेस ऑफ लॉन्ग वेव रेडिएशन। एक बार चलिए डायग्राम पे देखो, रेडिएशन का एक प्रोसेस होता है। जो सन होता है वो हीट प्रोवाइड करता है अर्थ, जो हीट प्रोवाइड करता है अर्थ को तो वो करता है शॉर्ट वेव रेडिएशन के थ्रू। ये आ गया शॉर्ट वेव रेडिएशन के थ्रू वो हीट प्रोवाइड करता है अर्थ को। फिर क्या होता है, हीट होती है गर्म, अर्थ होती है गर्म। जब ये गर्म होती है तो अब इतनी ज़्यादा गर्म होगी तो इसको भी तो अपनी हीट और एनर्जी किसी को प्रोवाइड करनी होगी, तो ये वापस रिफ्लेक्ट करती है अपनी हीट को। तब जब हीट ऊपर जाती है उसको क्या कहते हैं, लॉन्ग वेव रेडिएशन कहते हैं। लेकिन जब वो अपनी एनर्जी को वापस भेजती है लॉन्ग वेव रेडिएशन के दौरान, एटमॉस्फेयर में बहुत सारी लेयर्स होती हैं, जैसे कि वेपोरेशन, जल वाष्प हो गया, ओजोन लेयर हो गई और बहुत सारी किरणें होती हैं जो
इस रेडिएशन को ऑब्जर्व करती जाती हैं, हीट को ऑब्जर्व करती जाती है। ये फिर एक और एटमॉस्फेयर पर जाकर, अब देखो यहाँ से भी गर्म आ रही है तो ये यहाँ पे भी ऑब्जर्व करेंगे, अब यहाँ पे जा रही है तो यहाँ पे भी ऑब्जर्व करेंगे। तो क्या होगा, जब वो उसको ऑब्जर्व करते हैं तो वो प्रॉपर जो सतह होती है वो ऑलमोस्ट गर्म हो जाती है। अब गर्म होने के कारण क्या होता है, जो एटमॉस्फेयर है ना, वो उस वेव्स को, उस रेडिएशंस को वापस स्पेस में भेज देता है और ये ऊपर चली जाती है। तो इसी को क्या कहा जाता है, लॉन्ग वेव रेडिएशन कहा जाता है। और जो लॉन्ग वेव रेडिएशन है, चालन के द्वारा होती है, संवाहन के द्वारा होती है और विकर्ण के द्वारा होती है रेडिएशन, ठीक है। लेकिन लेकिन प्रकीर्ण के द्वारा नहीं होती। अब आप कहोगे कि कंडक्शन क्या है, कन्वेक्शन क्या है, कन्वेक्शन क्या है और रेडिएशन क्या है। तो देखो एक एग्जांपल देती हूँ। मान लो हमें पानी उबालने के लिए रखना है, तो हम लोग आग जलाएंगे, ठीक है। ये आग है भाई, ये ऐसे ही ड्राइंग आती है, ठीक है। और ये पतीला रख देते हैं, उसके अंदर पानी डाल देंगे। जब आग डायरेक्ट पतीले के कांटेक्ट में आती है तो पतीला क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है, कंडक्शन, ठीक है। फिर क्या होता है, अब इसके अंदर पानी भी है, जब आग चल रही है किसके थ्रू से जा रही है, पानी भी गर्म हो रहा है, ठीक है। लेकिन किसके थ्रू हो रहा है, पतीले के थ्रू हो रहा है। डायरेक्ट आप पानी तो आप आग के ऊपर नहीं रख सकते ना, तो ये पतीले के थ्रू हो रहा है। तो वो क्या है, संवाहन है, कन्वेक्शन है। अब है रेडिएशन। अब जैसे मान लो पानी गर्म कर दिया, ठीक है, पतीले के दौरान थ्रू। अब मैं अगर इसके ऊपर हाथ रखूंगी तो क्या होगा, हाथों को भी गरम गरम लगेगा। आसपास का इन्वायरमेंट है वो भी गर्म हो रहा है, उसको क्या कहते हैं, रेडिएशन कहते हैं। तो ये क्या है, प्रोसेस ऑफ लॉन्ग वेव रेडिएशन। और जो नहीं है वो क्या है, प्रकीर्ण नहीं है इसका पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। सूर्य तप के अवशोषण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसके द्वारा निभाई जाती है। तो दोस्तों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा, क्योंकि ये सबसे ज्यादा अब्जॉर्व करता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य का प्रभामंडल प्रकाश के अपवर्तन से उत्पन्न होता है। देखो सन्स हैलो रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट की बात कर रहे हैं। एक बार डायग्राम पे चलते हैं। देखो ये सन है, ये जो सन हैलो है वो ऐसा दिखता है, इसके आसपास ना इंद्रधनुष यानी रेनबो जैसा कुछ दिखता है, रिंग सा, ठीक है। ये क्या होता है, बेसिकली ये छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं, आइसी क्रिस्टल्स, जो कि पाए जाते हैं सीरस क्लाउड्स में। और ये जो सीरस क्लाउड होते हैं ये बहुत ही हाई ऑल्टीट्यूड पे होते हैं। इट कैन बी फाउंड अराउंड 20,000 फीट अबव द अर्थ, ओके। और इसके अंदर क्या होता है, जब सन अपनी लाइट को पास करता है तो इनके ऊपर रिफ्लेक्ट होती है, लाइट जाती है इनके ऊपर और क्रिएट करती है एक राउंड इमेज, वो भी रेनबो की। तो इसी को कहा जाता है सन हैलो। ऑलराइट, तो देखिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्रिस्टल्स ऑफ सीरोस्ट्राटस क्लाउड इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर करना है कि कौन सा स्टेटमेंट ठीक है। फर्स्ट, आर्कियन शैल प्रणाली भारत की सबसे पुरानी शैल प्रणाली है, ठीक है ये बात। जो आर्कियन शैल है यानी आर्कियन रॉक सिस्टम है वो इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट रॉक सिस्टम है। इस रॉक के अंदर कोई भी फॉसिल्स नहीं होते हैं और ये फाइन एंड सॉफ्ट टाइप ऑफ रॉक होते हैं। इनमें मिनरल बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे होता है और दीज रॉक्स आर मेनली प्रेजेंट इन कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छोटा नागपुर प्लेट्यू, ठीक है ना, यहाँ पर होता है। ये सबसे आम आर्कियन शेल नीस है, ये भी ठीक है। और सबसे आम जो आर्कियन शेल होती है वो नीस होती है और इनमें बहुत ज़्यादा हाईली मिनरल्स पाया जाता है। और ये कुछ ये जो रॉक्स है हिमालय के गर्भ में भी मौजूद होते हैं। धारवाड़ शैल प्रणाली आर्कियन शैल प्रणाली का बाद वाला हिस्सा है, ये भी ठीक है। ऑप्शन तीनों ठीक है। जो धारवाड़ शैल प्रणाली है वो आर्कियन शैल प्रणाली का बाद वाला हिस्सा है। तो इसमें है आंसर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, क्योंकि तीनों ही स्टेटमेंट्स ठीक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, धारवाड़ा तंत्र की चट्टानें मुख्यतः बनी है। धारवाड़ा तंत्र की जो चट्टानें हैं वो बेसिकली बनती है फ्लैकी रॉक से।
ये फर्स्टली फाउंड हुए थे धारावाड़ा रीजन ऑफ कर्नाटका, और ये रॉक पाए जाते हैं बेसिकली हिमालय, मेघालय, अरावली एंड छोटा नागपुर प्लेट्यू में पाए जाते हैं। धारावाड़ा रॉक सिस्टम है, ये इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कंटेन करता है दोस्तों बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल मिनरल्स, और सबसे ज़्यादा रिच है ये आयरन ओर में। यहाँ तक कि दोस्तों जो अरावली है और जो वर्ल्ड के ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन्स है वो भी धारावाड़ा रॉक से बने हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15, द ओल्डेस्ट रॉक सिस्टम फाउंड इन इंडिया इज। तो दोस्तों आंसर है ऑप्शन डी, आर्कियन तंत्र। आर्कियन सिस्टम सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट सिस्टम है। अभी मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई इसके बारे में भी। क्वेश्चन नंबर 16, considering the following factors: rotation of the earth, air pressure and wind density of Indian Ocean, revolution of the earth। थोड़ा सा क्वेश्चन मिसिंग है ये वाला। इसमें पूछा गया है ये इसमें से कौन से फैक्टर हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं ओशन करंट्स को, यानी कि उपयुक्त में से कौन से कारक महासागरीय धाराओं को प्रभावित करते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, 1, 2, 3, क्योंकि रोटेशन ऑफ द अर्थ ओशन करंट को प्रभावित करता है। एयर प्रेशर एंड विंड्स भी प्रभावित करती है ओशन करंट को। और थर्ड, डेंसिटी ऑफ वाटर, ओशन वाटर भी प्रभावित करता है ओशन करंट को, लेकिन रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ प्रभावित नहीं करता। तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। जब पृथ्वी रोटेट करती है तो वायुदाब, हवा, महासागरीय जल का घनत्व को प्रभावित करती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार के सर्वाधिक महत्वपूर्ण मत्स्यन क्षेत्र उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां पे, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है दोस्तों, जहां पर गर्म और ठंडी धारा मिलती है वहां पर सबसे ज्यादा अच्छा फिशिंग ग्राउंड होगा। तो आंसर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर धाराओं को प्रभावित नहीं करता। तो अभी बताया था कौन सा नहीं करता है, ग्रेविटेशनल पुल बाय सन एंड मून, ये ओशियन करंट्स को प्रभावित नहीं करता है। हीटिंग बाय सोलर एनर्जी बिल्कुल प्रभावित होती है ओशन करंट, विंड से होती है, और कारियोलस बल से भी होती है क्योंकि उससे रिलेटेड है पृथ्वी का घूर्णन। सो दोस्तों इसी के साथ हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फिनिश होते हैं। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, एंड प्लीज शेयर योर फीडबैक्स, डू कमेंट। थैंक यू।